आवाज इतना कम क्यों आता था, कोई समझ स्टॉप करना है। सबसे पहले क्लॉज मैंने पढ़ाया था सेक्शन 12, इसी का प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज होता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉज क्या था, फर्स्ट क्लॉज ये था आप लोगों का कि जब रिसिपिएंट एंड सप्लायर इन इंडिया ओनली, ठीक है, तो ये सेक्शन 12 अप्लीकेबल होगा। नंबर 2 क्या था, नंबर 2 इसको बोलते हैं नॉर्मल क्लॉज या रेजिडुअल क्लॉज, कि अगर वो 3 से लेके 14 में कहीं भी फॉल नहीं करता तो डेट विल फॉल अंडर क्लॉज 12(2). ठीक है, तो इसमें क्या बोला था कि अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3 से लेकर के 14 तक में, तो पहला क्या कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका एड्रेस। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा किसी को आप कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हैं, देन आपका जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है वो माना जाएगा, और अगर एड्रेस नहीं है तो सप्लायर का ही एड्रेस मान लिया जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये है कि तुम कहीं भी रहो टैक्स में पे करना पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, अब जो 12(3) से लेके 12(14) तक का जो क्लॉजेस है वो सारे स्पेशल क्लॉज थे। आपका तीसरा क्लॉज क्या कहता था, क्लॉज 12(3), सॉरी 12(3) क्या कहता था कि अगर आप कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो रिलेटेड टू इमोल प्रॉपर्टी, होटल, या क्या बोलते हैं अकोमोडेशन, शादी करने के लिए जगह ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, तो जो भी आप इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, क्लॉज A, B, C ये तीनों उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे एक्चुअली में ये इमोल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लॉज 4 पे आते हैं, रिवीजन करा रहा हूं तो इसी तरीके करा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्थ क्लॉज आता है आपका सप्लाई, क्या बोलते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी शैल बी द लोकेशन वेयर एक्चुअली परफॉर्म। मतलब कि ये जहां पे जो कैटरिंग सर्विसेज है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, इस सब पे मैंने एक अच्छा सा एक एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, और क्लासेस रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ी हुई है टीकेसी एकेडमी पे, डेट डाल के देख लेना, 8 तारीख की डेट की डली हुई है। इन सबके एक एक पॉइंट्स पे मैंने एक एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं सब पे। ठीक है, तो अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हो, कैटरिंग की सर्विसेज ले रहे हो, तो जहां पे भी आप ये सर्विसेज लोगे, जहां पे एक्चुअली परफॉर्म की जाएंगी, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में कहता है कि अगर आप किसी को कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कराया है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग तो कहीं भी हो सकता है जस्ट लाइक ऊपर वाला, बट इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो उसका एड्रेस हो जाएगा, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी मेंबरशिप में एक हमारी कंपनी है, वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका काम मेंबरशिप का मेंबर्स ऐड करना आता है, उनके पास करीब 5-6 मेंबर्स आई थिंक। 5 मेंबर्स में डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सप्लाई करने वाले, प्रिंटिंग सप्लाई करने वाले, डॉक्टर्स भी है, तो उन सबको आपस में जो काम होता है आपस में कर लेते हैं। लेकिन हर वीक के फ्राइडे या सैटरडे को एक मीटिंग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए, उसमें आउटसाइडर्स भी अलाउ होते हैं। तो अगर मेंबर्स उनके रजिस्टर्ड हैं, और मान लो बंदा दिल्ली का है, तो फिर वो दिल्ली का जीएसटी नंबर देता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसके इसमें दिल्ली हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है, बेशक से दिल्ली का हो या हरियाणा का हो या कहीं का भी हो, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे एक्चुअली में ये मीटिंग हो रही है दैट इज हरियाणा, तो फिर हम उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा कहते हैं, चाहे वो दिल्ली का ही क्यों ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इन ये 6 क्लॉज 12 सबसेक्शन 6, क्या बोलता है, एडमिशन। अगर कल्चरल इवेंट में आप किसी का एडमिशन कर रहे हो, किसी भी इवेंट में एडमिशन की सर्विसेज, जस्ट लाइक बुक माई शो, अगर बुक माई शो की सर्विसेज दे रहे हो तो आप इस क्लॉज में फॉल करोगे। ठीक है, ये क्लॉज क्या कहता है कि जहां पे इवेंट एक्चुअली होल्ड हुआ है, बंदा रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे मतलब नहीं है, जहां पे आपका इवेंट होल्ड हुआ है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7th क्लॉज, द प्लेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या था, एडमिशन था, नीचे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हो, ऊपर क्या था, इवेंट में एडमिशन लेने की सर्विस था,
12 सब सेक्शन 6 क्या था, इवेंट में आपको एडमिशन लेना था। जैसे कि इवेंट हुआ, सीट बुकिंग की होती है ना, जैसे आप सिनेमा ही देख लो, बुक माई शो क्या करता है, बुक टिकट बेचता है, बुक माई से सभी चीज की टिकट बेचता है। अगर आप सिनेमा का देख लो, सर्कस का देख लो, मेला का देख लो, तो बुक माई शो अगर आप कभी टिकट बुकिंग किया हो तो उसमें देखना स्लैश मारते जाओगे तो हर एक एक्टिविटीज के टिकट बुकिंग का काम करता है बुक माई शो। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा उस केस में आपका, जहाँ पे आपका इवेंट हुआ। कभी आप लोगों ने टिकट बुकिंग किया उसमें जीएसटी लगता हुआ देखा है? क्यों? आपने तो ऐसा जीएसटी सब पे लगता है, फिर आप लोगों की टिकट 250 से नीचे की होगी। सर ऐसा न्यूज आया है कि कुछ जीएसटी हट के अभी कुछ टिकट्स हो रहे अभी हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पशन लिस्ट पढ़ाई नहीं है, सेक्शन 11 उसमें 83 लिस्ट है, उसमें आई थिंक 150 या 250 की लिमिट है। अगर पर पर्सन होता है उस केस में तो एग्जाम हो जाता तो उसमें शो होता होगा ना जीएसटी जो लगती होगी है। टिकट हाँ में। तभी तो बोला, मैंने देखा है कि नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हमें सस्ते वाले दिख गया। चलो आगे देखो, मुझे मूवी का शौक है बट मैं ज्यादा महंगी नहीं देखता, वेट करता हूँ सस्ती होगी। अभी तो देख के आया था, कौन सी मूवी आई थी शाहरुख खान की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, 8 बजे जाके देख के आया था। 200-250 की टिकट थी, ऐसे 700-800 की, 400-500 की। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया था, छुट्टी थी ऑफिस की। नेक्स्ट, तो कह रहे हैं कि अगर इवेंट एक्चुअली में होल्ड हो रहा है, जैसे कि 250 से नीचे और 150 से नीचे है ना, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पशन दिया हुआ है। पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो देखना वहां पे कोरिलेट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब आता है आपका सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सर्विस एंसिलरी टू द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी एंसिलरी सर्विसेज है, तो अगर आपने रजिस्टर पर्सन को दिया है तो डेट विल बी, डेट लोकेशन हो जाएगा। और अगर आपने क्या बोलते हैं, ए पर्सन अदर रजिस्टर पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द आउटसाइड, सॉरी, द शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये ध्यान रखना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो नहीं, रिसिपिएंट ना, ऑर्गेनाइजर देखो वहां पे 3-4 एक्टिविटीज हो जाएगी। एक तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बीच में परफॉर्मर और ऑर्गेनाइजर के बीच में हो जाएगा, एक टिकट लेने वाला है उसके बीच में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बोला गया कि अगर आपने ऑर्गेनाइज कर रहे इवेंट फॉर रिसिपिएंट के लिए, किसी ने, आप सपोज करो हिमानी को किसी ने बोला कि भाई मेरे लिए यहाँ पे एक वो ऑर्गेनाइज करवा के दो। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज, तुम इवेंट ऑर्गेनाइज करो सारा चीजें। वो फिल्म नहीं देखा कौन सा, बैंड बाजा बारात, अनुष्का शर्मा, उसमें नहीं है वो ऑर्गेनाइज, वही तो करती है बारात वगैरह, तो उसी वही तो हो गया। अगर मान लो आपने ये बोला कि मेरे को तो डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए लंदन में, तो उस केस में रिसिपेंट भी इंडिया का, सप्लायर भी इंडिया का, टैक्स बाहर जा रहा है लेकिन पैसा इंडिया में ही है ना। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब जो बंदा रिसिपेंट है ना, पकड़ लो उसको। ठीक है, सेम क्लॉज अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, सेक्शन 13 में, देखना उसमें कुछ और हो जाएगा। सेम क्लॉज मिलेगा अभी आगे, उसमें बस ये होगा कि रेसिपिएंट और सप्लायर दो में से एक बाहर का होगा, तब देखना प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा। अंकुर हाथ डालने वहां से भाई, तुम भी नोटबुक ले लो, बैठे हुए खाली ऐसे क्यों हो? कॉपी नहीं तुम्हारे पास? कॉपी में नोट क्यों नहीं कर रहे? सत्संग में हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं, उनको बोलो आराम से। वेट करेंगे आराम से आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्लॉज देखिए आप, 12(8), बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। देखो, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, किसको दे रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो
तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा आपका, जहां पे सामान एक्चुअली में आप उसको हैंड ओवर करोगे। ठीक है जी, जहां पे आप एक्चुअली उसको हैंड ओवर करोगे, लिखा हुआ है देखो, बी क्लॉज। ठीक है। पैसेंजर के केस में उल्टा है, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो जहां से जर्नी स्टार्ट होगी दिल्ली। दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज करो अब एरोप्लेन से भाई स्टार्ट हो रही है जर्नी, ठीक है। अब एरोप्लेन जहां से शुरू हुई, मान लो सामान, तो अब सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे, गुड्स की नहीं है। गुड्स भी यही था, याद है, जहां से आपने बोला था सामान टेकन ऑन बोर्ड था, वैसे ही यहाँ पे पैसेंजर टेकन ऑन बोर्ड है। सॉरी, यहाँ पैसेंजर टेकन ऑन बोर्ड नहीं है, यहाँ जहां से स्टार्ट हुआ है, जर्नी स्टार्ट हुआ है। एक दस से एक लेकर सेकंड, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर embark ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। बोलो क्या बोल सर, रहे हो। जैसे दो प्लेन होते हैं, जैसे एक लोकेशन पे जाते हैं, फिर दूसरा प्लेन पकड़ के दूसरी लोकेशन में, टिकट एक ही होता है, तो स्टार्टिंग वाला बन जाता है। कॉन्टिन्यूअस जर्नी, यस, पढ़ो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तो जो तुम कई बार एक प्लेन चेंज करके दूसरे प्लेन पे लिए जाते हो, दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस जर्नी। तो मुझसे तुम्हें प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने नहीं दिया जाता ना उस टाइम, उसी घेरे में रखा जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे वेट करो, तो कॉन्टिन्यूअस जर्नी माना जाता है। तो अगर आप कोई भी प्लेस सर्विसेज मिल रही, किसी पैसेंजर को मिल रहा है, ठीक है, तो कहां से, जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया, एम्बार्क मतलब होता है चढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉज 10, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड, किस पे, ऑन बोर्ड, including a vessels, aircraft, shall be the location of the first scheduled point of departure of the conveyance। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में पैसेंजर जहां से embark करता है, that is your place of supply। Place of supply। इस केस में क्या था, अगर आप ऑन बोर्ड पे कोई म्यूजिक की सर्विस हो सकती है ना, मन फिल्म देखा है, मन फिल्म में तो क्या होता है, नाच गाना डांस सारी चीजें होती है, किस पे, चलते हुए जहाज होता है ना। तो वो उसकी बात करेंगे, अगर चलते हुए जहाज में अगर ये सारी सर्विसेज दी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जहां से जहाज शुरू हुआ है। जहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे देखो। टेलीकम्युनिकेशन वाला बहुत इजी था। टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि अगर घर में आपका फिक्स टेलीकॉम लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, इंटरनेट लीज लगा हुआ है, केबल लगा है, डिश एंटीना लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर आप मोबाइल पोस्टपेड है आपका, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, इंटरनेट रिचार्ज वगैरह आपका पोस्टपेड है, तो जो एड्रेस है वो वाला माना जाएगा। ठीक है। अगर आपका ये प्रीपेड वाला है, प्री पेमेंट बेसिस वाला, तो सबसे पहले जो एजेंट होता है उसका एड्रेस माना जाएगा। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड में, तो आप लोग जो लाइव लोकेशन होते हैं ना, कहते हो सर हम तो आजकल ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते हैं, तो ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, जो आपका लाइव लोकेशन होगा वो कैप्चर किया जाएगा, तो दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। मतलब अल्टीमेटली अगर एड्रेस नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, फोन पे से तुरंत रिचार्ज कर लेते हैं। फोन पे भी देखोगे, अगर आप देखो अभी चेंज करके आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। अगर आप दिल्ली तो दिल्ली, मानेसर तो मानेसर, गुड़गांव तो गुड़गांव, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। सेकेंड लास्ट था आपका, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द बैंकिंग एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड। अब देखो, जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, बैंक जो भी सर्विसेज दे रहा है, तो बैंक के पास तो एड्रेस होता ही है, वो एड्रेस माना जाएगा। अगर लोकेशन नहीं है, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ बैंक का ही माना जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, जो बैंकिंग सर्विसेज वगैरह होता है आपका, वो बैंकिंग सर्विसेज केस में अगर आपने जो रिसिपिएंट का एड्रेस है, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अगर आपका उनका एड्रेस अवेलेबल नहीं है बैंक के पास, तो बैंक का ही एड्रेस माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ये सेम एज 2 की तरह हो गया आपका, 12(2) की तरह। ठीक है, 12(2) की तो ये कहता है ना। नेक्स्ट आता है आपका 12(13), सेक्शन 12 क्लॉज 13। अगर आपने इंश्योरेंस की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो रजिस्टर उसका एड्रेस हो जाएगा। अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो लोकेशन ऑफ रिसीव्ड सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। इंश्योरेंस के बिजनेस में अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो उसका एड्रेस हो जाएगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को दिया है आपने, तो जो भी रिकॉर्ड, जो भी एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल होगा, वो माना जाएगा। ठीक है। 14 क्लॉज रीजनल क्लॉज है, इसको छोड़ दो। अब आते हैं हम आज की क्लास में शुरू करते हैं। फिर से आगे।
चलो नेक्स्ट क्लॉज शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन 13। ठीक है, इसमें भी 13 क्लॉजेस। सबसे पहले देखो सेक्शन 13 अप्लीकेबल किस पे होता है। सेक्शन 13, मुझे इसके लिए बोर्ड चाहिए होगा। क्या हो गया भाई? तब तक आप लोग सेक्शन पढ़ो।